आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो कोई आम चर्चा नहीं है। मतलब जब हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो किताब की उन लंबी कतारों को देखकर कितना शांत और व्यवस्थित लगता है। हाँ, वहाँ सब कुछ अपनी तय जगह पर होता है। बिल्कुल। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि उस शांति और उन अलमारियों की व्यवस्था के पीछे कोई बहुत ही गहरा रहस्यवाद, प्राचीन भारतीय दर्शन और विशुद्ध गणितीय तर्क छिपा हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व के विचारों के ब्रह्मांड को खंगालेंगे। भारत के महान गणितज्ञ और लाइब्रेरियन एस.आर. रंगनाथन। और इस चर्चा के लिए हमने जिन दस्तावेजों का अध्ययन किया है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। मुख्य रूप से हम एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज के कुछ हालिया एकेडमिक रिसर्च पेपर्स और रंगनाथन के जीवन पर लिखी गई कुछ बहुत ही प्रामाणिक जीवनियों पर बात कर रहे हैं, जिसने मैथ के ठंडे फॉर्मूले और आध्यात्म के गहरे रहस्यों को एक ही धागे में पिरो दिया था। यही तो इस चर्चा का सबसे रोमांचक हिस्सा है। हमारा आज का मिशन ही ये समझना है कि कैसे एक ही इंसान के दिमाग में आधुनिक विज्ञान और प्राचीन दर्शन एक साथ काम कर रहे थे, और कैसे इस अनोखे तालमेल ने पूरी दुनिया के पुस्तकालयों का चेहरा ही बदल कर रख दिया। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि रंगनाथन मूल रूप से कोई लाइब्रेरियन थे ही नहीं। उनका जन्म 9 अगस्त 1892 में तंजौर जिले के शियाली में हुआ था, और उनका पहला और सच्चा प्यार सिर्फ मैथमेटिक्स था। उन्होंने एमए भी मैथ में ही किया था ना? हाँ, 1916 में उन्होंने गणित में अपनी एमए की डिग्री ली थी। देखिए, उनका पूरा सोचने का तरीका, चीजों को देखने का नजरिया, सब कुछ एक गणितज्ञ की तरह था। किसी भी बड़ी समस्या को छोटे छोटे तार्किक हिस्सों में तोड़ना उनकी फितरत थी। और शायद उनके इस नजरिए को नई दिशा देने में उनके एक टीचर का बहुत बड़ा हाथ था। मैं मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के उनके मैथ्स के प्रोफेसर एडवर्ड बी रॉस के बारे में सोच रही थी। रंगनाथन उन्हें अपना बौद्धिक पिता मानते थे। बिल्कुल। प्रोफेसर रॉस का प्रभाव उन पर इतना गहरा था कि उन्होंने रंगनाथन को सिखाया कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अलग थलग नहीं है। रिसर्च पेपर्स में प्रोफेसर रॉस द्वारा इस्तेमाल किया गया एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दर्ज है, जो दरअसल विक्टोरियन कवि फ्रांसिस थॉमसन की एक कविता से लिया गया था। वो फूल और तारे वाला उदाहरण? हाँ, कि तुम किसी तारे को परेशान किए बिना एक फूल को नहीं हिला सकते। नहीं हिला सकते। मतलब इस ब्रह्मांड में हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक छोटी सी हरकत का असर पूरे ब्रह्मांड पर होता है, जिसे आधुनिक विज्ञान में बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहा जाता है। एकदम सही कहा आपने। और यही वो बीज था जिसने रंगनाथन के दिमाग में ज्ञान को व्यवस्थित करने की एक बिल्कुल नई सोच पैदा की। उनके लिए कोई भी विषय, कोई भी किताब या जानकारी सिर्फ एक अकेली इकाई नहीं थी। वो उस विशाल ज्ञान के ब्रह्मांड का हिस्सा थी जो तारों और फूलों की तरह आपस में जुड़ा था। ये दार्शनिक बात तो समझ आती है, लेकिन मेरी दिलचस्पी एक और किस्से में है। एक ऐसी घटना जो पढ़ने में बड़ी अजीब लगती है। 1924 में जब वो लंदन गए WCB सेयर से लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सीखने। अच्छा, वो खिलौने की दुकान वाली घटना? हाँ, वही। नोट्स के अनुसार लंदन की एक खिलौने की दुकान ने उनकी सोचने का पूरा नजरिया बदल दिया। अब एक बच्चों के खिलौने का लाइब्रेरी साइंस से क्या लेना देना हो सकता है? यही तो एक जीनियस दिमाग की सबसे बड़ी पहचान होती है। वो लंदन के मशहूर सेल्फ्रिजेस स्टोर में गए थे। वहां उन्होंने एक मेकानो सेट का प्रदर्शन देखा। मेकानो सेट दरअसल बच्चों का वो खिलौना होता है जिसमें धातु के छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, जिसे बच्चे नट बोल्ट से जोड़ते हैं। हाँ, उन पुर्जों को नट बोल्ट की मदद से जोड़कर आप कार, क्रेन, पुल कुछ भी बना सकते हैं। उस खिलौने को देखते ही रंगनाथन के दिमाग की बत्ती जल गई। मतलब एक गणितज्ञ खिलौने की दुकान में खड़ा होकर लाइब्रेरी साइंस के नए सूत्र सुलझा रहा था। सही में, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ज्ञान को भी ठीक इसी तरह जोड़ा जा सकता है। उस समय तक वेस्टर्न कंट्रीज में विषयों को एक तय पुराने खांचे में रखा जाता था, लेकिन रंगनाथन ने मेकानो सेट से प्रेरित होकर फैसेटेड क्लासिफिकेशन का विचार दुनिया के सामने रखा। इसे अगर थोड़ा आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए आपको 19वीं सदी के भारत में कृषि विषय पर कोई किताब लाइब्रेरी में रखनी है। पुरानी प्रणालियों में इस नए विषय के लिए एक नया लंबा और जटिल कोड बनाना पड़ता, जो कि बहुत मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन रंगनाथन ने कहा कि ज्ञान को छोटे छोटे पुर्जों यानी फैसेट्स में तोड़ दो। एक पुर्जा कृषि का, एक पुर्जा भारत का और एक 19वीं सदी का। फिर उन्हें मेकानो के नट बोल्ट की तरह आपस में जोड़ दो। ये सच में एक क्रांतिकारी विचार है। इसका सीधा सा मतलब है कि भविष्य में कोई भी नया विषय आए, चाहे वो आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या क्वांटम फिजिक्स, उसे बस नए पुर्जों की तरह जोड़कर वर्गीकृत किया जा सकता है। और यही कारण है कि उनका ये विचार इतना ज्यादा सफल हुआ।
अपने टीचर सेयस की सलाह पर उन्होंने यूके के करीब 120 लाइब्रेरीज का दौरा किया था। वहां उन्होंने नोट किया कि लाइब्रेरी का काम बस अंदाजे या पुराने अनुभवों पर चल रहा है, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो भारत लौटकर उन्होंने इसको बदला। बिल्कुल। 1931 में उन्होंने अपने प्रसिद्ध द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम दिए। किताबें उपयोग के लिए हैं, हर पाठक को उसकी किताब मिले, हर किताब को उसका पाठक मिले, पाठक का समय बचे और लाइब्रेरी एक बढ़ता हुआ जीव है। और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो हम उनके इस बेहद तार्किक, गणितीय और वैज्ञानिक स्वरूप को देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका निजी जीवन अध्यात्म में पूरी तरह से डूबा हुआ था। मैं पढ़ रही थी कि 1923 में उनके हेडमास्टर ने उन्हें वाल्मीकि रामायण की एक कॉपी उपहार में दी थी। और उस उपहार का असर देखिए। हाँ, हैरानी की बात यह है कि रंगनाथन ने अगले 32 से अधिक वर्षों तक हर एक दिन उस रामायण का पाठ किया। यहाँ तक कि जब वो समुद्री यात्राओं पर होते थे तब भी जहाज के डेक पर बैठकर जोर जोर से रामायण पढ़ते थे। दरअसल रामायण उनके लिए सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसा मैनुअल थी जिससे वो अपनी पेशेवर जिंदगी के सिद्धांत निकालते थे। उन्होंने ठीक उस मैकेनो सेट की तरह ही प्राचीन ज्ञान और आधुनिक प्रशासन को जोड़ दिया था। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण हमें रामायण के उस प्रसंग में मिलता है जहां महर्षि वशिष्ठा राजा विश्वामित्र और उनकी विशाल सेना को दावत देते हैं, जिसमें कामधेनु गाय का जिक्र आता है। हाँ, महर्षि के पास कामधेनु गाय थी जिसने वहां हर एक सैनिक की इच्छा के अनुसार तुरंत भोजन प्रकट कर दिया, और वहां हर एक अतिथि की मदद के लिए एक सेवक पहले से खड़ा था। और रंगनाथन ने इस कामधेनु वाले प्रसंग का इस्तेमाल लाइब्रेरी के रेफरेंस स्टाफ को समझाने के लिए किया। उनका तर्क था कि एक अच्छी लाइब्रेरी को बिल्कुल कामधेनु की तरह होना चाहिए। जब भी कोई पाठक अंदर आए तो उसकी हर जरूरत और हर सवाल का तुरंत जवाब देने के लिए पर्याप्त और सक्षम स्टाफ वहां मौजूद होना चाहिए। मतलब कस्टमर सर्विस का ऐसा आदर्श जो सीधे प्राचीन ग्रंथों से लिया गया हो। बात सिर्फ कामधेनु तक ही सीमित नहीं थी। वो लगातार प्रयास करने और कभी हार न मानने की प्रेरणा हनुमान जी से लेते थे। जब हनुमान जी सीता माता की खोज कर रहे थे तो उन्हें कई बार निराशा हाथ लगी, लेकिन वो कभी रुके नहीं। रंगनाथन का मानना था कि एक लाइब्रेरियन को भी पाठक के लिए जानकारी खोजते समय ठीक ऐसी ही लगन दिखानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने लाइब्रेरी की तुलना एक बरगद के पेड़ से भी की थी। भारतीय दर्शन में बरगद का पेड़ भगवान विष्णु से जुड़ा होता है ना, जो अमरता और निरंतरता का प्रतीक है। सही। उनका मानना था कि लाइब्रेरी भी समाज में उसी बरगद की तरह है जो सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान की छाया देती रहती है। एक वाक्यता का सिद्धांत भी इसी सोच का हिस्सा था ना। मैंने देखा कि इन सभी प्रसंगों के मूल में यही एक बहुत गहरा वैदिक सिद्धांत काम कर रहा था। हाँ, ये सिद्धांत उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर एस कुप्पुस्वामी शास्त्री से सीखा था। एक वाक्यता का मूल अर्थ है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज एक दूसरे से गुथी हुई है, कुछ भी अलग थलग नहीं है। ज्ञान भी एक ही शरीर की तरह है। ये वही फूल और तारे वाली बात हो गई। बिल्कुल। और इसी सिद्धांत ने रंगनाथन को प्रेरित किया कि वो लाइब्रेरी की कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन और प्रशासन, इन सबको अलग अलग टुकड़ों की तरह ना देखकर एक ही समग्र और जुड़ी हुई प्रणाली के रूप में देखें। अगर हम इसको बड़े संदर्भ में देखकर समझें तो रंगनाथन का जीवन विज्ञान और रहस्यवाद के बीच के द्वंद्व की एक अनोखी प्रयोगशाला बन जाता है। एक तरफ उनका निजी जीवन था। वो एक बेहद रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। माथे पर गोभी का अर्धचंद्र लगाना, फर्श पर सोना, सिर्फ उबले चावल और सब्जियां खाना, यहाँ तक कि चाय और कॉफी को भी हाथ नहीं लगाते थे। लेकिन जब वो अपनी डेस्क पर काम करने बैठते थे तो वहां सिर्फ और सिर्फ गणितीय सटीकता और कठोर वैज्ञानिक तर्क होता था। वो इंटेलेक्शन यानी बौद्धिक तर्क और इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान में बहुत साफ अंतर मानते थे। उनका मानना था कि रिसर्च तर्क से की जाती है, लेकिन जो अचानक से आने वाला महान विचार होता है वो इंट्यूशन से आता है। एक मिनट, अंतर्ज्ञान और रहस्यवाद पर मेरे नोट्स में एक ऐसा किस्सा है जिस पर मुझे पहली बार में यकीन ही नहीं हुआ। क्या ये सच है कि 1934 में मद्रास के अंदर रंगनाथन और उनके कुछ वैज्ञानिक दोस्त उइजा बोर्ड के जरिए आत्माओं से बात करने की कोशिश कर रहे थे? ये सुनकर किसी को भी हैरानी हो सकती है, पर यह पूरी तरह सच है। मतलब एक गणितज्ञ जो दिन भर तर्क और विज्ञान की कस्में खाता है, वो रात में एक उइजा बोर्ड लेके बैठा है। ये तो उनके पूरे वैज्ञानिक रूप के बिल्कुल उलट लगता है। आज के समय में देखिए तो उजी बोर्ड को सिर्फ अंधविश्वास या हॉरर फिल्मों का हिस्सा माना जाता है, लेकिन हमें 1930 के दशक के उस दौर को समझना होगा
उस समय दुनिया भर के कई बड़े वैज्ञानिक और विचारक जीवन और मृत्यु के पार के रहस्यों को वैज्ञानिक नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे थे। रंगनाथन और उनके समूह ने भी इसे रहस्यवाद को समझने के एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह ही लिया था। और दस्तावेजों में ये बाकायदा दर्ज है कि उन्होंने महान मृत्यु गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की आत्मा से संपर्क किया था। बाप रे, रामानुजन, जिनकी गणितीय प्रतिभा पूरी दुनिया में बेजोड़ थी और जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चले गए थे। जब रंगनाथन ने उनसे ऊजी बोर्ड पर पूछा होगा कि क्या वो दूसरी दुनिया में भी मैथ के सूत्र सुलझा रहे हैं, तो रामानुजन का क्या जवाब था? रामानुजन का जवाब उनके लिए बहुत चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद उनकी मैथ में अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। वो पूरी तरह से आध्यात्मिक हो गए हैं और अब उनके लिए भौतिक दुनिया के इन फॉर्मूलाज का कोई मोल नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? एक गणितज्ञ दूसरे गणितज्ञ से ये सुन रहा है कि मृत्यु के बाद गणित का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस अजीब घटना का रंगनाथन पर कैसा असर हुआ? इसका असर बेहद गहरा और स्थायी था। रंगनाथन को यह एहसास हो गया कि भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के नियम बिल्कुल अलग अलग हैं। उन्होंने ये भी समझ लिया कि इस जन्म में उनका पूरी तरह से एक रहस्यवादी या मिस्टिक बन पाना शायद मुमकिन नहीं है। उनका जन्म एक खास भौतिक कार्य के लिए हुआ है और उन्हें वही करना है। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो खुद को कर्मयोगी मानेंगे। और शायद यहीं से उनके जीवन में महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव भी जुड़ता है। गांधी जी से प्रेरित होकर ही रंगनाथन ने वर्क चस्टिटी यानी काम के प्रति पूर्ण पवित्रता का सिद्धांत अपनाया था। बिना फल की चिंता किए, बिना किसी ईर्ष्या या क्रोध के, बस पूरी तरह से अपने काम में डूब जाना। गीता का संदेश कर्मण्यवाधिकारस्ते उनका मूल मंत्र बन गया था। सही कहा आपने। और उनके इसी कर्म योग का सबसे बड़ा और मूर्त रूप था उनका कोलन क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? ये कोलन क्लासिफिकेशन क्या है और इसका नाम कोलन क्यों रखा गया? आपको उस मेकानोसेट की बात याद है जिसमें अलग अलग पुर्जों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट का इस्तेमाल किया गया था? रंगनाथन ने ज्ञान के अलग अलग विषयों को आपस में जोड़ने के लिए विराम चिन्ह कोलन का इस्तेमाल किया। ये कोलन वही नट बोल्ट था जो दो अलग अलग विचारों को जोड़ता था। इसी वजह से इस प्रणाली को कोलन क्लासिफिकेशन कहा गया। और ये वेस्टर्न कंट्रीज की ड्यूई डेसिमल प्रणाली से बहुत ज्यादा लचीली थी। लचीली होने के साथ साथ ये प्रणाली बहुत निष्पक्ष भी थी, खास तौर पर जब बात धर्म के वर्गीकरण की आती है। पुरानी पश्चिमी प्रणालियों में एक बहुत बड़ा भेदभाव साफ नजर आता था। वो मुख्य रूप से ईसाई धर्म को केंद्र में रखकर बनाई गई थी और बाकी धर्मों को बस हाशिए पर या किसी छोटी सी अन्य श्रेणी में ढकेल दिया जाता था। लेकिन रंगनाथन ने अपने वर्गीकरण में ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ये उनके सच्चे वैज्ञानिक होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। एक कट्टर और रूढ़िवादी हिंदू होने के बावजूद जब उन्होंने अपने कोलन क्लासिफिकेशन में क्लास क्यू के तहत धर्म का वर्गीकरण किया, तो उन्होंने अपनी निजी आस्था को बिल्कुल बाहर छोड़ दिया। उनकी प्रणाली में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी धर्मों को बिल्कुल समान और वैज्ञानिक रूप से जगह दी गई। ये राजनीतिक और धार्मिक रूप से पूरी तरह से तटस्थ था और न्यायसंगत तरीका था। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ तो तब आता है जब वो रहस्यवाद यानी मिस्टिसिज्म को धर्म से बिल्कुल अलग कर देते हैं। उन्होंने रहस्यवाद को धर्म के खांचे में नहीं रखा, बल्कि उसे एक विशेष क्लास डेल्टा का नाम दिया, एक ग्रीक अक्षर जो एक त्रिकोण जैसा दिखता है। और इन्होंने इस क्लास डेल्टा को ज्ञान के पिरामिड के सबसे ऊपरी शिखर पर बैठाया। रंगनाथन के अनुसार धर्म एक बाहरी और सामाजिक ढांचा है। धर्म में कर्मकांड होते हैं और बौद्धिक तर्क होते हैं, लेकिन रहस्यवाद एक पूरी तरह से आंतरिक और सीधा अनुभव है। ये एक ऐसा बिंदु है जहां आकार विज्ञान और मानव की दोनों की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और वो आपस में मिल जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दार्शनिक लीप थी। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, ज्ञान को व्यवस्थित करने का आखिर सही तरीका क्या होना चाहिए? क्या वो पूरी तरह से बस ठंडे और तार्किक आंकड़ों का ढेर होना चाहिए, या उसमें मानवीय अनुभव और हमारी आध्यात्मिक खोज के लिए भी जगह होनी चाहिए? रंगनाथन ने अपने जीवन से यह साबित किया कि एक व्यक्ति एक ही वक्त में कठोर वैज्ञानिक भी हो सकता है और गहरा आध्यात्मिक भी। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि S.R. रंगनाथन सिर्फ एक आम लाइब्रेरियन नहीं थे जो किताबों पर मोहर लगाते थे। वो एक ऐसे दार्शनिक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत की प्राचीन बुद्धिमत्ता को, जैसे रामायण के आदर्श, एकवाक्यता का सिद्धांत और कर्म योगा को आधुनिक इंफॉर्मेशन साइंस की मैथमेटिकल सटीकता के साथ मिला दिया। आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में, जहां हम रोज
डेटा के समुद्र में डूब रहे हैं। रंगनाथन का ये ढांचा हमें तैरना सिखाता है। ये सिखाता है कि जानकारी को ज्ञान में और ज्ञान को समझ में कैसे बदला जाए। और इसी संदर्भ में एक आखिरी विचार है जिस पर हम सभी को गौर करना चाहिए। आज के दौर में हम जानकारी खोजने के लिए पूरी तरह से गूगल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स पर निर्भर हो चुके हैं। ये सारे एल्गोरिदम सिर्फ कीवर्ड्स पर चलते हैं, डेटा पॉइंट्स को जोड़ने का काम करते हैं और सेकंडों में जवाब उगल देते हैं। लेकिन क्या सिलिकॉन वैली के इन चमकते हुए सुपर कंप्यूटर्स में रंगनाथन की वो एक वाक्यता मौजूद है? क्या हमारे इन आधुनिक सर्च इंजन्स में वो इंट्यूशन या वो आत्मा मौजूद है जो ये समझ सके कि इस ब्रह्मांड की हर जानकारी एक दूसरे से एक अदृश्य धागे से जुड़ी है? या फिर हम केवल सूचनाओं के एक बहुत ही ठंडे, मशीनी और भावनाहीन ढेर पर बैठे हैं जिसे हम गलती से ज्ञान समझ बैठे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले समय में हमें बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है।